नमस्कार बच्चों, मैं देवकी नंदन राठौर स्टडी जोन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास जो थी अपने उसमें अपन स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है और इस पर जो आधारित डिवाइस है जो इस सिद्धांत पर काम करती है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। माइकल फेराडे और जोसेफ हेनरी के नियम के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था और चुंबकीय फ्लक्स भी अपन ने पढ़ लिया था, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स भी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और एग्जाम के पर्पज से इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड 1 या 2 नंबर का माइनर क्वेश्चन आ जाता है। तो टॉपिक है आज का हमारा फर्स्ट, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो बच्चों, जो माइकल फेराडे थे और जोसेफ हेनरी थे, इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित कुछ नियम दिए थे। उनके इन नियमों को ही फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम कहा जाता है। तो वो नियम कुछ इस प्रकार है। नियम फर्स्ट, नियम पहला, यानी कि पहला नियम क्या कहता है? इनका पहला नियम यह कहता है कि यदि किसी बंद परिपथ से संबद्ध, यानी किसी बंद परिपथ से रिलेटेड चुंबकीय फ्लक्स के मान में यदि परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यही फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का पहला नियम है। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि यदि कोई भी परिपथ है उसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में यदि परिवर्तन होगा तो उस परिपथ में ऑटोमेटिक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, यानी कि ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण ही परिपथ में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है बच्चों, इनका दूसरा नियम, नियम नंबर 2, यानी कि रूल नंबर सेकंड, ये बोलता है कि इस नियम के अनुसार, कौन से नियम नंबर 2 के अनुसार, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यदि परिपथ का प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन या ईटा हो या ई हो, प्रेरित विद्युत वाहक बल को एप्सिलॉन या ईटा बोल सकते हैं, ई से भी डिनोट कर सकते हैं। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन ईटा या ई हो तो क्या होगा? मैंने अभी आपको क्या बताया कि ईटा बराबर होता है डी फाई बी अपॉन डी टी। मैंने आपको अभी ये बताया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो परिमाण होता है, किसका? प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यही फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम भी है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं हटा दूं यहां से। यदि किसी कुंडली में फेरों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या n है, यानी कि कोई कुंडली है उसमें फेरों की संख्या कैपिटल n है, तो ईटा बराबर हो जाएगा माइनस एन डी फाई बी अपॉन डी टी। ये क्या है? ये है कुंडली में कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये जो बल लिखा मैंने, ये कुंडली का कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल है। क्या है? एप्सिलॉन बराबर माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। एन उस कुंडली में कुल फेरों की संख्या है। और बच्चों एक बात और, ये जो मैंने माइनस लगाया यहाँ पर माइनस, ये माइनस प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को व्यक्त करता है। ध्यान रखना है, जो माइनस का साइन है ये इस प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है इसकी दिशा को व्यक्त करने के लिए है। तो ठीक है बच्चों, नियम नंबर फर्स्ट हो गया और नियम नंबर सेकंड हो गया। ये दो नियम फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम हैं। ठीक है, एक और बात मैं यहां से आपको और थोड़ा सा स्कोर आगे बढ़ा दूं। जब मैंने चुंबकीय फ्लक्स के बारे में आपको बताया था तो फाई बी बराबर होता है बी ए कोस थीटा के। ठीक है डियर स्टूडेंट, फाई बी बराबर क्या होता है? बी ए कोस थीटा। तो इस चुंबकीय फ्लक्स को अपन बदल सकते हैं। किसी भी कुंडली या किसी भी परिपथ का चुंबकीय फ्लक्स बदला जा सकता है। कब? यदि उस कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो जाए या चुंबकीय क्षेत्र के मान में कुछ परिवर्तन हो जाए तो चुंबकीय फ्लक्स बदल जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, यदि उस कुंडली का कुल क्षेत्रफल परिवर्तित हो जाए, कुंडली का जो क्षेत्रफल है वो बदल जाए या उसमें कुछ परिवर्तन हो जाए, तब भी चुंबकीय फ्लक्स बदल जाएगा। और इस B और A, इन दोनों के बीच का जो कोण है थीटा, यदि उसको बदल दिया जाए, उसके मान में परिवर्तन कर दिया जाए,
तब भी चुंबकीय फ्लक्स का मान परिवर्तित हो जाएगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स का मान परिवर्तित हो जाएगा तो उस कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल, और इसके कारण उस कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाएगी? प्रेरित विद्युत धारा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये थे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। अब चलते हैं अपन आगे। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है लेंज का नियम, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेंज का नियम, यानी कि लेंज लो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस पे आप 5 स्टार लगा सकते हैं। यह इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार 1 नंबर में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन होते हैं बोर्ड के 1 या 2 नंबर में, उससे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंज का नियम क्या होता है, आप लेंज के नियम से क्या समझते हैं। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक है लेंज का लॉ। इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण या प्रेरित विद्युत धारा का परिमाण फैराडे के नियम से ज्ञात किया जाता है, लेकिन प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा की दिशा लेंज के नियम से ज्ञात की जाती है। इस नियम के अनुसार, लिख देता हूं बोर्ड पर, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में, परिपथ भी बोल सकते हैं, कुंडली भी बोल सकते हैं, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ या कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई हो। यही किसका नियम है बच्चों? यही लेंज का नियम है। मैंने लिखा है किसी परिपथ या कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई हो। इसी नियम को ही लेंज का नियम कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हुई, किसके कारण उत्पन्न हुई? कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने के कारण। तो यह किसका विरोध करेगी? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने का विरोध करती है। इसी नियम को लेंज का नियम कहते हैं। और विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार से होती है किसी भी परिपथ या कुंडली में। तो मैं यहां से लिख दूं फैराडे व लेंज के नियम से, यानी कि इन दोनों का संयुक्त नियम भी वही होता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो परिमाण होता है वो होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर। यदि कुंडली में n फेरे हों तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण किसके बराबर हो जाएगा? -n d∅b/dt। और बच्चों मैंने आपको बताया था जो माइनस का साइन है यह प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को व्यक्त करता है। यह किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को, जो किसका विरोध करता है? जिसके कारण, यह किसको इंगित करेगा कि जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। किसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। तो यह प्रेरित विद्युत वाहक बल इसका विरोध करता है। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे यदि कोई दंड चुंबक है, ये कोई दंड चुंबक है, ये इसका उत्तरी ध्रुव हो, ये इसका दक्षिणी ध्रुव हो गया और ये इसका उत्तरी ध्रुव हो गया। यदि किसी भी दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को किसी कुंडली के पास ले जाया जाए तो कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होगी कि कुंडली का वो फलक या वो सिरा, कुंडली का वो फलक या वो सिरा उत्तरी ध्रुव बन जाए। क्या बन जाए? उत्तरी ध्रुव बन जाए। जब ये उत्तरी ध्रुव बन जाएगा तो इस दंड चुंबक और इस कुंडली में क्या उत्पन्न होने लग जाएगा? प्रतिकर्षण उत्पन्न होने लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों समान ध्रुव हैं और समान ध्रुव में हमेशा क्या होता है? प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। तो कैसे? इसको मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूं। यदि किसी भी दंड चुंबक को, दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को यदि किसी कुंडली के पास ले जाया जाए या किसी कुंडली के फलक के पास ले जाया जाए तो कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि कुंडली का वो फलक उत्तरी ध्रुव बन जाए। देखो कैसे हैं, कुछ इस तरीके से, ये यूं उत्तरी ध्रुव कैसे बनेगा? ये ऐसे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ इस तरीके से। तो धारा की दिशा इस तरीके से इसमें हो जाएगी, ये इधर और ये इधर आ जाएगा।
जब ये दोनों एन ध्रुव बन जाएंगे, यानी कि ये भी उत्तरी ध्रुव ये भी उत्तरी ध्रुव, तो दोनों में क्या उत्पन्न होने लग जाएगा, प्रतिकर्षण होने लग जाएगा। यानी कि जब मैं कुंडली को इसके पास ले जाऊंगा तो ये कुंडली इसका प्रतिकर्षण करेगी, इस दंड चुंबक को दूर धकेलने का प्रयास करेगी। ठीक उसी प्रकार से यदि किसी कुंडली के, मैं बना देता हूं एक बार डायग्राम, ये दक्षिणी ध्रुव ये उत्तरी ध्रुव, इस बार जो कुंडली का फलक है वो दक्षिणी ध्रुव ना बनकर क्या बन जाए, वो उत्तरी ध्रुव ना बनकर क्या बन जाए, दक्षिणी ध्रुव बन जाए। किस तरीके से कि इस तरीके से, तो उसमें धारा की दिशा क्या हो जाएगी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि दक्षिणावर्त दिशा में प्रेरित धारा बहेगी। क्या यदि किसी दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाया जाए तो इस कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि कुंडली का वो फलक दक्षिणी ध्रुव बन जाए। जब ये दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा तो इस दंड चुंबक और कुंडली में क्या उत्पन्न होगा, आकर्षण उत्पन्न होगा, यानी कि ये कुंडली इस दंड चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करेगी। ठीक है, जब इन दोनों में आकर्षण होगा तो ये कुंडली इस दंड चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि इस कुंडली का जो फलक है वो कौन सा फलक बन चुका, कौन सा ध्रुव बन गया, वो दक्षिणी ध्रुव बन गया, जिसके कारण इन दोनों में क्या उत्पन्न होता है, आकर्षण उत्पन्न होता है। ये दोनों चीजें भी ध्यान रखने होंगे। वैसे इनके बारे में अपन ने जब चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण पढ़ा था उसमें भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, एक बार और रिपीट हो गया है, यही लेंज का नियम है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो जो अपना अगला टॉपिक है वो भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, वो है लेंज का नियम, लेंज का नियम व ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, यानी कि लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये अपना अगला टॉपिक है। इसके बारे में मैं यदि आपको बताऊं तो कुछ इस प्रकार से कल्पना पर है। अब यदि मैं कल्पना करूं, यदि कल्पना कुछ इस प्रकार की जाए कि किसी दंड चुंबक को कुंडली के पास लाया जाए तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार हो कि कुंडली का वो फलक उत्तरी ध्रुव ना बनकर क्या बन जाए, दक्षिणी ध्रुव बन जाए, कि कुंडली का वो ध्रुव या वो फलक उत्तरी ध्रुव ना बनकर दक्षिणी ध्रुव बन जाए, जिसके कारण इस दंड चुंबक और कुंडली में क्या उत्पन्न होगा, आकर्षण उत्पन्न होगा। पहले तो यहाँ पर जब इसको पास ला रहे थे तो कुंडली का फलक जो था वो उत्तरी ध्रुव बन रहा था, जिसके कारण इस उत्तरी ध्रुव और इस उत्तरी ध्रुव में क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण हो रहा था। लेकिन अब मैं कल्पना कुछ इस प्रकार करूं, यदि किसी दंड चुंबक को कुंडली के किसी फलक के पास लाया जाए तो इस कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार हो कि कुंडली का वो फलक उत्तरी ध्रुव ना बनकर दक्षिणी ध्रुव बन जाए, जिसके कारण इस दंड चुंबक और इस कुंडली में क्या होगा, आकर्षण उत्पन्न होगा, क्योंकि एक उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव है। जब इन दोनों में आकर्षण होगा तो ये दंड चुंबक इस कुंडली की तरफ आकर्षित होगी, यानी कि इसकी तरफ बढ़ेगी, इसकी तरफ खींचेगी, जिसके कारण क्या होगा कि ये दंड चुंबक इस कुंडली की ओर त्वरित होगी, यानी कि इस कुंडली की ओर बढ़ने लगेगी बहुत तीव्र गति से, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। यदि दंड चुंबक का त्वरण बढ़ेगा तो इस कुंडली में धारा भी बढ़ेगी। ठीक है, यदि इस कुंडली में धारा बढ़ेगी तो इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। और यदि इस कुंडली में धारा बढ़ेगी, चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा, तो इस कुंडली में ऊष्मा की दर भी बढ़ेगी, ऊष्मा की दर भी बढ़ेगी। जब धारा बढ़ रही है तो धारा बढ़ेगी तो ऊष्मा की दर भी बढ़ेगी, और जब ऊष्मा की दर बढ़ेगी तो उत्पन्न होने वाली ऊर्जा भी बढ़ेगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्यों बढ़ी है, क्योंकि इन दोनों में इस बार आकर्षण हो रहा है, जिसके कारण यह दंड चुंबक इस कुंडली की ओर त्वरित हो रही है, और यह इसकी तरफ बढ़ेगी तो धारा बढ़ेगी, और धारा बढ़ेगी तो ऊष्मा की दर भी बढ़ेगी, और ऊष्मा की दर बढ़ेगी तो ऑब्वियस है कि ऊर्जा भी बढ़ेगी। यानी कि यूं कहा जा सकता है कि यदि इस दंड चुंबक को इस कुंडली की ओर यदि थोड़ा सा धक्का दे दिया जाए तो भारी मात्रा में ऊर्जा में वृद्धि की जा सकती है, भारी मात्रा में ऊर्जा में वृद्धि की जा सकती है, जो कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के विपरीत है। अतः हमारे द्वारा जो कल्पना की गई है वो एक तरीके से गलत है, पूरी तरीके से रोंग है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम यह कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यही ऊर्जा का संरक्षण नियम होता है। अब बच्चों आप एक बात सोचो
कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो इस कुंडली में आकर्षण हो रहा है और यदि अपन इस दंड चुंबक को थोड़ा सा धक्का दे दें तो डायरेक्ट ही ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और वो भी बहुत भारी मात्रा में। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? यहाँ तो ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है वो कहता है कि ऊर्जा को तो उत्पन्न नहीं किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल रूप परिवर्तित किया जाता है। तो ये जो कल्पना की गई है ये मतलब पूरी तरीके से रोंग है, पूरी तरीके से गलत है। यही लेंज का नियम और ऊर्जा का संरक्षण का नियम होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपन आगे के टॉपिक पर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लेंज का लॉ एवं ऊर्जा संरक्षण अपन ने पढ़ लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रेरित धारा एवं प्रेरित आवेश। ठीक है बच्चों, यानी कि इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है बच्चों, ये हमारा अगला टॉपिक है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि फैराडे के नियम से एन फेरो वाली कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो एन फेरो वाली कुंडली होती है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है? ईटा बराबर माइनस एन डी फाई बी अपॉन डी टी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फैराडे के नियम से जो एन फेरो वाली कुंडली है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन यानी कि ईटा बराबर माइनस एन डी फाई बी अपॉन डी टी होता है। अब यदि कुंडली से संबद्ध परिपथ का प्रतिरोध कैपिटल आर हो तो परिपथ में प्रेरित धारा, तो प्रेरित धारा चूंकि अपन जानते हैं ओम का नियम आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर आई आर, यानी कि जितना विभवांतर होगा उतनी ज्यादा धारा बहेगी, धारा बढ़ेगी तो विभवांतर बढ़ेगा, विभवांतर बढ़ेगी तो धारा बढ़ेगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन आर। लेकिन अपन पढ़ रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पर जो धारा प्रेरित होती है वो किसके कारण प्रेरित होती है? प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण। तो यहाँ से जो प्रेरित धारा हो जाएगी I बराबर वो हो जाएगी एप्सिलॉन या ईटा अपॉन आर या एप्सिलॉन अपॉन आर, क्योंकि यहाँ पर जो धारा है वो किसके कारण, ये जो धारा है ये प्रेरित हो रही है, इंड्यूस्ड हो रही है किसके कारण? इस विद्युत वाहक बल के कारण। और ये विद्युत वाहक बल क्यों उत्पन्न हुआ? जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ कुंडली में तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ और प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये समीकरण नंबर 1 होगी, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, इस एप्सिलॉन की जगह में ये वाला मान पुट कर देता हूं तो आई बराबर क्या आ जाएगा? आई, ये एप्सिलॉन यानी कि ईटा है, इसकी जगह में क्या लिख दूं? माइनस एन, आर भी है नीचे तो ये आर और क्या है? डी फाइव बी अपॉन डी टी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन यानी कि माइनस एन डी फाइव बी अपॉन डी टी और ये आर का आर मैंने यहां लिख दिया। अब और डी टी समयांतराल में प्रेरित आवेश। आपको पता है कि dt समय अंतराल में आवेश क्या होता है? आवेश बराबर धारा इंटू समय होता है, लेकिन समय अंतराल क्या है? छोटा है। dt समय अंतराल है तो आवेश का मात्रा भी क्या होगी? यहाँ पर छोटी होगी, कम होगी, तो डी क्यू बराबर क्या किसके हो जाएगा? आई डी टी के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चार्ज बराबर धारा इंटू समय यानी कि चार्ज बराबर करंट इंटू टाइम हो जाएगा, आवेश बराबर धारा इंटू समय। आई मेरे पास ये रहा यहाँ पर, तो इसका मान यहां से मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं। ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगी, ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगी। तो समीकरण 3 व 4 से, या ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 4 में आई का मान रखने पर। ठीक है, तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? आई कहाँ है? ये रहा आई, इस आई की जगह माइनस एन अपॉन आर डी फाइव बी अपॉन डी टी, और ये डी टी जैसा का जैसा है, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा मेरे पास इधर? डी क्यू बराबर क्या बच गया? माइनस एन अपॉन आर डी फाइव बी, माइनस एन अपॉन आर डी फाइव बी। यदि फ्लक्स में परिवर्तन फाइव बी वन से फाइव बी टू तक होता है, जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है चुंबकीय फ्लक्स में, वो कहां से कहां की लिमिट में हो रहा है?
5v1 से 5v2 की लिमिट में हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इस समीकरण का समाकलन कर देंगे, जिससे अपने पास कुल प्रेरित आवेश का मान भी आ जाएगा। तो समाकलन dq समाकलन माइनस n अपॉन r डी फाइव बी, कहां से कहां तक, 5v1 से 5v2 तक। ठीक है, तो इसका समाकलन होने के dq का समाकलन क्या हो जाएगा, q बराबर माइनस एन अपॉन आर, कॉन्स्टेंट यानी कि स्थिरांक है, बाहर आ जाएगा माइनस एन अपॉन आर, अंदर क्या बचेगा, डी फाइव बी, कहां से कहां तक, 5v1 से 5v2 की लिमिट तक। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहां तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या करेंगे अपन कि माइनस एन अपॉन आर तो बाहर आ गया, जो अंदर वाला है डी फाइव बी उसका समाकलन कर देंगे, फिर उसमें लिमिट को रख देंगे, अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो क्यू बराबर माइनस एन अपॉन आर डी फाइव बी का जो समाकलन है वो क्या हो जाएगा, 5b हो जाएगा। आपने 11th क्लास में समाकलन और अवकलन पढ़े होंगे, मैथमेटिक्स वालों ने तो मैथमेटिक्स में इसे पढ़ा ही होगा, बाकी 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 2 में समाकलन और अवकलन दिए हुए हैं, तो ओबीएस बायोलॉजी वालों ने भी वहां से इनको पढ़ा होगा। तो d5b का समाकलन 5b, लिमिट कहां से कहां तक, 5v1 से 5v2 तक। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो क्यू बराबर माइनस एन अपॉन आर, जब लिमिट को अपन पुट करते हैं, लिमिट को रखते हैं, तो पहले अपर वाली लिमिट आती है, फिर माइनस, फिर नीचे वाली लिमिट आती है। तो लिमिट रखें तो पहले ऊपर वाली लिमिट 5v2 माइनस, फिर नीचे वाली लिमिट कितनी, 5v1। ठीक है बच्चों, इस 5b की जगह मैंने लिमिट रख दी, पहले ऊपर वाली, फिर माइनस का साइन, फिर नीचे वाली। अब मैं क्या करता हूं, यहां से इस माइनस को बाहर यानी कि कॉमन ले लेता हूं, ये जो माइनस का साइन है, माइनस का चिन्ह है, उसे मैं कॉमन ले लेता हूं। तो q बराबर ये माइनस यहां से कॉमन आएगा, एक माइनस यहां पर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहां से माइनस कॉमन आया, एक माइनस यहां पर है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो n अपॉन r। अब यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो जो पहले माइनस था वो तो हो जाएगा प्लस का, यानी कि 5v1, और जो प्लस का था वो हो जाएगा माइनस का। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहां से जैसे माइनस कॉमन आएगा, तो जो माइनस का था पहले वो तो हो गया प्लस का, और जो प्लस का था वो हो गया माइनस का। ये अपना फाइनल आंसर आ गया, यानी कि जो प्रेरित आवेश है वो किसके बराबर होता है, एन अपॉन आर 5v1 माइनस 5v2 के। प्रेरित धारा इसके पहले आई गई है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, जैसे कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आएगा, इन सब चीजों को अपन कल की ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें जल्द से जल्द लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस का लिंक आप तक और उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए, और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सको। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल की ऑनलाइन क्लास में इस स्टडी जोन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।